आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं वितान भाग 1 सहायक वाचन के पाठ भारतीय कलाओं की। इसमें बात करेंगे हम प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है? लिखकर बताएं। यदि देखा जाए तो ये कला और भाषा का अंतर संबंध बहुत गहरा है। इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। भाषा जहाँ व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है, उनके अनुभवों को, उसी प्रकार कला की भी अपनी एक अलग भाषा है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जैसे समुद्र में उठती गहरी लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है, चिड़ियों की चहचहाट को गायक सुरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। एक देश के निवासी को दूसरे देश के निवासी से बात करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम है भाषा। जिसमें भाषा का ज्ञान आवश्यक है, तभी हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। किंतु किसी भी देश के निवासी को किसी भी देश की कला के हाव भाव को समझने के लिए सिर्फ कला प्रेमी का होना पर्याप्त। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला और भाषा का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति के मध्य भी संबंध अत्यंत गहरा है, घनिष्ठ है, क्योंकि भारतीय कलाएं भारतीय संस्कृति की वाहक हैं और सदियों से भारतीय कलाओं ने ही भारतीय संस्कृति को जीवित बनाए रखा है। और यह परंपरा चली आ रही है कि वर्तमान पीढ़ी को कलाएं ही संस्कृति के संवाहक हैं, उन तक पहुंचाती हैं। तो ये भारतीय कलाएं और भारतीय कलाकार, ये दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व सहायता की है। हमारा देश भारत उत्सवधर्मी देश है। विविधता ही हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने इस बात को देखा है कि भारत के अलग अलग राज्यों को अलग अलग कलाओं के माध्यम से जाना जाता है। हमारी कलाओं में त्योहार, उत्सव इस प्रकार से घुले मिले हैं कि एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। अलग अलग समय पर ये कलाएं दिखाई देती हैं। जैसे जन्मोत्सव के समय, शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, खेती बाड़ी का समय हो। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं में विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। अनेक पर्व हैं, अनेक त्योहार हैं, फसलों का समय है और यही ऐसा समय है जो हमें मनोरंजन से जोड़ देता है। और इसी प्रकार प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में परस्पर संबंध इतना गहरा है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हम यह भी कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना तक करना असंभव है। शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजाति और लोक कलाएं हैं। अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दें। उत्तर होगा कि शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजाति और लोक कलाएं ही है। हम इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजाति और लोक कला शैलियों के
सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बन गईं। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। इस तरह मंदिरों और महलों में और इनसे सबसे विकसित होती हुई कलाएं शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण करती गईं और यह गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। तो शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी ना खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। कि भीमबेटका के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं भी इसी प्रकार की कलाकृतियों के प्रसिद्ध नमूने हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। ये गुफाएं आदि मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें शैल चित्र हैं और इनमें सामूहिक नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा आदि सभी कुछ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कला या कलाओं का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा कि 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गईं। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं के बारे में टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर होगा, 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गईं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर इस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल की अद्भुत उदाहरण है। लघु चित्र किसे कहते हैं? समझाइए। इसका उत्तर होगा कि हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक की होती है। इन चित्रों की विशेषता है कि इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ, वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं, इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं।
इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो इस प्रकार इसमें एक प्रश्न और बन के आता है कि किवाड़ पेंटिंग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इसी के अंतर्गत है, लघु चित्र। अगला प्रश्न है कि पटचित्र कथा क्या है। तो इसका उत्तर है कि उड़ीसा की पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। तो जो पटचित्र कथा है उसमें जयदेव कवि हुए हैं, उनकी गीत गोविंद नामक ग्रंथ है, उसको पटचित्र कथा में उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक उड़ीसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, मधुबनी की चित्रकला के बारे में लिखिए। इसका उत्तर होगा कि मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कथाओं की मांग बहुत है। अगला प्रश्न है कि अस्थाई कलाएं क्या हैं। उत्तर है अस्थाई कलाओं में कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है कि ऐपण किसे कहते हैं, या अस्थाई कलाओं से संबंधित अगर प्रश्न अधिक नंबर का आता है तो इसको आगे हम लिख सकते हैं कि वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूरना, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल किसे कहा गया है। वैदिक काल के बारे में संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में ही मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासन से बंधा था, जबकि देसी लोक से जुड़ा था। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते हैं। यह भी अलग से वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है कि साम किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा कि वैदिक महर्षियों की पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते हैं। एक छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि नीति शतक में भर्तृहरि ने संगीत के बारे में क्या कहा। तो उत्तर होगा, नीति शतक में भर्तृहरि ने संगीत के बारे में कहा कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। अर्थात साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है। अगला प्रश्न है कि समय काल के अनुसार रागों का वर्णन किस प्रकार करेंगे। तो उत्तर होगा कि भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, सुबह गाया जाता है मेघराग, दोपहर में गाया जाता है दीपक और श्रीराग, जबकि रात में गाया जाने वाला है कौशिक और हिंडोला। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीतज्ञों की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि
भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा जाए तो यह बात समझ में आती है कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। जैसे वीणा, जल तरंग, रबाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हमारे आसपास के रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। तो इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? इसका उत्तर होगा कि आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के स्वरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। ये उत्सव और उल्लास से भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बनता चला गया, इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा कि भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नर्त्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नर्त्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। शब्द रहते हैं और भंगिमा रहती है, जबकि नृत्य में भाव और भंगिमा रहती है। तो भंगिमा दोनों शब्दों में रहती है, नृत्य में भी रहती है, नृत्य में भी रहती है। सिर्फ दो चीज़ें बदल जाती हैं कि जो नृत्य होता है इसमें शब्द भी होता है और नृत्य में भंगिमा के साथ भाव होता है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्यों की समानता के बारे में और भारत के अनेक प्रदेशों में जो नृत्य प्रसिद्ध हैं उनकी नाम लिखिए। तो उत्तर होगा कि भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सबसे नृत्य कलाओं का भी संबंध है। जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई, कटाई सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इन घटनाओं से नृत्यों का संबंध है। जैसे ऋतुओं का बदलना उनके पाँवों को चंचल कर देता है, वर्षा होती है तो उनके पाँव थिरकने लगते हैं। तो भारत के अनेक राज्यों में इसी प्रकार के भाव मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग तक समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शस्त्रों और युद्धों की नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गुलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाकर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थान की महिलाएं ओढ़नी में चेहरे को ढककर घूमर करती हैं, गुजरात में डांडिया के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं, पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय के लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर कंधे पर चढ़कर पिरामिड की तरह बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुमांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी नृत्य के समूह में गाया जाता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में ही किया जाता है। तो इस प्रकार लोक नृत्यों में निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलहम, तो छत्तीसगढ़ का पंथी और झारखंड का रावत लोक नृत्य हैं,
इसके अलावा गुजरात का गरबा, राष्ट्रप्रिय हिमाचल का नागमैन और किन्नौरी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का झाऊ उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न होगा कि लोक नृत्य का शास्त्रीय नृत्य से क्या संबंध है। इसका उत्तर है कि अलग अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं, सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है, सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती हैं। तो नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर वह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। और विद्वानों का यह मानना भी है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह है कि भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबद्ध है। इसका उत्तर होगा कि भारतीय संगीत मुख्य रूप से सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, संस्कार गीत या ऋतु गीत में क्या अंतर पाया जाता है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जैसे अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि आदि। इन विभिन्न संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत ही संस्कार गीत कहलाते हैं, जैसे सोहर, विवाह गीत आदि। इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं में मनाए जाने वाले उत्सवों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ऋतु गीत कहते हैं। जैसे कि फाग, जो फागुन में गाया जाता है, जो होली के अवसर पर गाया जाता है। कजरी, जो श्रावण माह में गाया जाता है, जो नाग पंचमी के लगभग गाया जाता है।